बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पेशावर का धमाका और उसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का एक बहुत ही अहम बयान आया है और उस बयान में शिया सुन्नी तनाज़े से मुतल्लिक भी बहुत ही अहम बयान है। उस पर भी बात करूँगा और बहुत तफसील के साथ उस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मुईद यूसुफ साहब, वज़ीर आज़म साहब के मुआविन ख़ुसूसी, उनको बरतानिया ने दावत दी थी दौरा करने की और जनाब वहाँ से कप्तान साहब फिर उसके बाद ये यूक्रेन और रूस के तनाज़े में चले गए रूस, और वापसी पे ये हुआ कि फिर उसके बाद बरतानिया ने वो दौरा मनसूख कर दिया और उनसे कहा मुईद यूसुफ साहब से कि जी तुसी उत्थे ही ठीक हो, यानी वहाँ पे ही आप आराम फरमाएं और आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो रिपरकशंस FATF ने फ़िलहाल पाकिस्तान को मज़ीद जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का, हालांकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स वो पूरे कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। रशिया ने जनाब, रशिया में BBC समेत बहुत सारे मुतअद्दिद इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़, न्यूज़ के इदारे, चैनल्स वगैरह वो ख़बरें देना बंद कर गए हैं। उन्होंने अपना सिस्टम बंद कर दिए। वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी फेसबुक समेत बहुत सारे पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जो बाइडन अपना पुतिन साहब ने ये कहा है कि जी 15 साल की कैद, वो उसी तरह से जी फेक न्यूज़, यानी जो भी रशिया मुखालिफ न्यूज़ देगा उसको 15 साल की कैद। मेरा ख्याल है उसने भी कप्तान की शागिर्दी अख्तियार की है। कप्तान साहब ने यहाँ पर जो वो फेक न्यूज़ वाला आर्डनेंस, आप तो खैर कह रहे हैं कि हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन फेक न्यूज़ का जो आर्डनेंस आया उसके मुताबिक 5 साल कैद, और मुझे नहीं पता कि पुतिन ने बग़ैर ज़मानत यानी कि नाकाबिल ज़मानत करार दिया या नहीं, उसकी तफसील फ़र्दर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसका यही है कि जनाब अब वो अभी तक, क्योंकि वो उसको मुसवदा तैयार कर रहे हैं और पास कराने के बिल्कुल ही नज़दीक हैं, तो अब ये जनाब कप्तान साहब ने भी किया था। आ जाए जनाब पेशावर धमाके और फिर मोहम्मद बिन सलमान के उस बयान पर, जो बहुत ही अहम बयान है मैं समझता हूँ, और उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है और हर हवाले से। तो ये आपको मालूम है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है पेशावर धमाका। क्या ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या ये फिर फ़िरका वाराना साजिश को हवा देने की कोशिश है, या क्या ये वो प्योर दहशतगर्दी है, या क्या ये एक ऐसा इंसिडेंट है अनफॉर्चुनेट जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और इसके साथ साथ पाकिस्तान के क्रिकेट की बहाली, या फिर उसके साथ साथ बहाली के साथ साथ पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क के तौर पर भी पैगाम देना था। क्या इस चीज़ को सबूताज करने की कोशिश, या क्या मतलब कहने का ये है ना कि इमरान खान साहब माजी में तो बहुत ही इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते थे। अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहेंगे कि अब कौन से वो ज़िम्मेदाराना देते हैं, लेकिन खैर, तो वो उस हिसाब से मतलब वो बहुत सारे गैर ज़िम्मेदाराना कह देते थे कि जब भी नवाज़ शरीफ साहब पर मुश्किल वक्त आता है तो मुझे नहीं पता कि वो फिर क्यों ऐसा होता है कि सरहदों पर भी टेंशन बन जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी धमाके होने शुरू हो जाते हैं, तो उनको अपना ये सारा कुछ। आप यकीन कीजिए यार, इस तरह के मतलब दिल सोज किस्म के मनाजिर और इस तरह के दुखी मनाजिर सामने ना, एक वालिद साहब का आया कि जनाब मेरा एक ही बेटा था और वो शहीद हो गई और अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसी तरीके से बच्चों के जो बच्चे शहीद हुए हैं वहाँ पर तकरीबन कोई 60 के लगभग लोग शहीद हुए हैं, और भी ज़ख्मी भी बहुत सारे, उसमें शदीद ज़ख्मी भी हैं, बहुत क्रिटिकल हालत में भी हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को जो शहीद हो गए हैं उनको सब्र जमील दे वग़ैरह। ये सारी बातें हैं, और ये इस तरह के ज़ख़म जो है ना इतने जल्दी से मुंदमिल नहीं होते। हर तबका फ़िक्र ने इसका जो है ना मज़म्मत की है, और मुझे नहीं मालूम, मैं अभी तक मैंने देखा नहीं है कि हुकूमत ने कॉम्पनसेशन का भी ऐलान किया है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कॉम्पनसेशन का कोई ऐलान किया है। अभी तक मैंने पढ़ा या सुना तो नहीं है मीडिया में। तो मैं हैरान हूँ कि इतने बड़ा इंसिडेंट हुआ, और जनाब हुकूमत पहले भी बेहिसी का, और शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कोई इस तरह का थ्रेट अलर्ट भी नहीं था। तो फिर अगर थ्रेट अलर्ट नहीं था तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? वो क्या चने बेच रही हैं? क्या कर रही हैं? अगर
थ्रेट अलर्ट नहीं था, ना हुकूमत को अपने स्किन सेव करने की, अपने आप को बचाने की पड़ी है और ये हो गया। लेकिन इसके साथ जनाब मैं ये कहूँगा कि सऊदी वली अहद या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है। अच्छा, उनका मैं बयान उनका ना वो अमरीकी मैगज़ीन दी अटलांटिक में उनका वो बहुत ही तफसीली इंटरव्यू छपा है। वो इंटरव्यू सारा मैंने पढ़ा है, बहुत डिटेल के साथ है, बहुत लंबा इंटरव्यू है। और वही इंटरव्यू जो है ना उसके पार्ट्स वहाँ सऊदी स्टेट मीडिया में भी छपे हैं, पूरी दुनिया के मीडिया में उसके मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन वो जो अमरीकी मैगज़ीन अटलांटिक को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें बहुत उनका अहम इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू मोहम्मद बिन सलमान में मैं बहुत सारे लंबे चौड़े उसके हिस्से हैं, सऊदी अरब के इंटरनल मामलात हालात से लेकर उनका। तो उस इंटरव्यू को उन्होंने जो हेडलाइन लगाई है या जो हेडिंग दी है अटलांटिक मैगज़ीन ने, अमरीकी मैगज़ीन ने, उन्होंने एब्सोल्यूट पावर के नाम से उसकी हेडिंग लगाई है। तो अब एब्सोल्यूट पावर हो या मतलब उस हवाले से उनके 3-4 मेन हिस्से जो हैं, एक उसका हिस्सा है वो जमाल खशोगी के हवाले से, एक हिस्सा है ईरान सऊदिया ताल्लुकात के हवाले से, इसी तरह से एक हिस्सा है इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से। तो ये मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जो उसमें कतर के ताल्लुकात इसमें सामने, बाकी सारे कुछ जो है ना इसमें शामिल, एक हिस्सा सऊदी अरब के इंटरनल सूरत हाल और इंटरनल वो सारा कुछ, और एक हिस्सा सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से। इस तरह से बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात से मुतल्लिक़ क्या कहा, और साथ ही फिर शिया सुन्नी तनाज़ा और इसके बारे में क्या कहा। इस बयान को, मोहम्मद बिन सलमान साहब के इस बयान को मैं बहुत सराहता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की, बहुत ही मैच्योर बात की। और नो डाउट हमें पता है कि कुछ भी हो, जो आसपास के ममालिक हैं, सऊदी अरब एक सुन्नी मुसलमान के तौर पे एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। ईरान एक शिया मुसलमान के तौर पे एक बहुत बड़ी ताकत है। डेफिनेटली अगर उनमें कोई तनाज़ा या टसल या कोई खुदा न खास्ता जंग का माहौल या बेचैनी इंतशार होगा, उसका असर खित्ते पर, पूरे खित्ते पर पड़ता है, मिडल ईस्ट में भी पड़ता है उसका असर। इस तरह से प्रॉक्सीज़ भी शुरू हो जाती हैं, हमारे यहाँ भी प्रॉक्सीज़ शुरू हो जाती हैं। तो ये बयान उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी है और हम उनके पड़ोसी हैं, तो हम फॉरएवर पड़ोसी हैं। ना वो हमसे जान छुड़ा सकते हैं, ना हम उनसे जान छुड़ा सकते हैं। हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। उन मुज़ाकरात के 4 दौर भी हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छे मुआहदे पर पहुंच जाएंगे और इससे अमन कायम होगा, जिससे हमारा मुस्तकबिल भी रोशन होगा और ईरान का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। और बहुत ही अहम बात की मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इस लड़ाई में या इस टेंशन में जो शिया सुन्नी के ताकतें हैं और खित्ते में, उनके दरमियान जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं और वो बड़ा एक अजीब सी मुसीबत बन जाती है और उसमें जो है ना एक फ़िरका वारियत जन्म लेती है। अगर हमारे और ईरान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये तनाज़ात और ये नहीं बढ़ेंगे और अमन रहेगा और शिया सुन्नी ताकतें भी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपने को भी और ईरान को भी बीच में शामिल किया और मेजर शामिल ही उन्हीं को किया। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव बयान है। इसी तरह से मैंने कहा ना कि हम पॉलिटिकल तो वीलाग रोज़ करते हैं, आपको पाकिस्तान की सिचुएशन से भी आगाह करते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल से, लेकिन इन चीज़ों से आगाही भी बहुत ज़रूरी होती है कि ये हमारी, ये समझ लें कि अखलाकी भी ड्यूटी है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल भी ड्यूटी है। इन चीज़ों को, इस पॉजिटिविटी को जो है ना, हाँ अलबत्ता ये है कि इससे कुछ अर्सा पहले, उस बयान पे मैंने तनकीद भी की थी, इससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने अमेरिका को एक थ्रेट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जी अमेरिका हमारे साथ, अमेरिका ने जब वो ट्रंप ने कुछ धमकी दी थी तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे साथ अगर ऐसा किया तो फिर हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा देंगे।
तो यानी ये ना नहीं होना चाहिए कि अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हैं तो फिर ईरान के साथ आपके ताल्लुकात गलत हों या गड़बड़ हों, तो ये नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने किस तनाजुर में कहा, अगर उन्होंने वाकई अच्छे तनाजुर में कहा है, क्योंकि उनके दौर चल रहे हैं और उनके विजिट्स भी कुछ हुए हैं और इस तरीके से, तो किसी भी मुल्क के किसी के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं, वो बिल्कुल होने चाहिए। वो बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, मैं ये कुछ उनके नकात जो है ना आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। किसी के भी नेशनल इंटरेस्ट, वो मुल्क खुद जानता है कि मेरे नेशनल इंटरेस्ट या मेरा कौमी मफाद क्या है। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के मुल्क के अंदरूनी मामलात में या कौमी मफादात में, कुछ लोगों ने तनकीद की, हमारा आम तौर पे अलमिया ये है पाकिस्तान में कि जी हम वो जो पॉपुलर वेव होती है ना, वो जो इमोशनल, किसी चीज़ को इमोशनल तरीके से कैश करवाना, हम उस पे चले जाते हैं। मुझे याद है कि अभी असदुद्दीन अवैसी साहब, उन पे वो अटैक हुआ, तो ये वहाँ पर, और ये निकाब के सिलसिले में भी वो जो सारा कुछ ये तनाज़ा हुआ, तो असदुद्दीन अटैक, अपना अवैसी के अटैक पर जनाब ये पाकिस्तान में एक शुरू हो गया। तो असदुद्दीन अवैसी का, मैं इंडिया वाले वो जो हैं साहब, वो उनका पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था कि पाकिस्तान इधर हमारे यहाँ टांग ना अड़ाए, हम अपने मामलात खुद ही हल कर लेंगे। फिर उनके इसके बाद जो है ना उनका चुप लग गई। तो यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया है कि हम हर किसी की चीज़ में, हर किसी की बात में टांग अड़ाते हैं, और हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं इस्लाम के भी, और हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं अक़दार के भी, और हम सबसे बड़े, तो ये मेरा ख्याल है ये ठेकेदारी का जो भूत सवार है ना, ये हमें अपने ऊपर से उतारना पड़ेगा। हम कहें कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान को ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, हमें ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। अगर कोई सेकुलर बनता है, अगर कोई मजहबी बनता है, हर किसी का अपना मुल्की मफाद है, उसको उस मुल्क को, उसका मुल्की मफाद उसके अवाम पर, उसके हुक्मरानों पर, उसके नुमाइंदों पर छोड़ना चाहिए। हमें उससे कोई गरज नहीं है कि यहाँ पे बैठ के हम ईरान को भी कहें कि वो यहाँ इस तरीके से चले, और हम सऊदी अरब को भी कहें कि इस तरीके से चले। किसी का मुल्क, अवसर में मसला ये है, मैं उनके मुल्की मफाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके मफाद के खिलाफ को जा रहा है तो आपको कहने का, एहतजाज करने का पूरा हक है, लेकिन अगर वो अपने अंदर कोई इस तरह की इस्लाहात कर रहे हैं और हम यहाँ से उठ के बड़े अलामा बन जाते हैं और बड़े ठेकेदार बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल है ये रविश जो है ना, इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये पॉजिटिव रविश नहीं है, ये बड़ी नेगेटिव रविश है कि हम हर किसी के ठेकेदार हैं और अपने गिरबान में झांकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जमाल खशोगी के बारे में उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। उनके पूरे इंटरव्यू से ये मैंने अखज़ किया कि जो सहाफ़ी कत्ल हुआ था तुर्की में सऊदी के सफारत खाने में, तो वो जो बहुत सारा उसके बाद एक भौचाल सा आ गया था। अमरीकी CIA ने ज़िम्मेदार करार दिया था मोहम्मद बिन सलमान को कि इनके करीबी दोस्तों ने उनको कत्ल किया, और ज़ाहिर है उस वक़्त जो बाइडन साहब, जो आजकल अमरीकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जनाब उस वक़्त वो सेनेट में थे तो उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे। सेनेट ने उसके बारे में, एक सेनेट का सेशन हुआ था अमरीकी कांग्रेस का, तो उसमें जो है ना अमरीकी कांग्रेस में सेनेट का जो सेशन हुआ था उसमें बहुत सख्त रिमार्क्स आए थे, और जो बाइडन साहब के भी बहुत सख्त रिमार्क्स हैं और बहुत सख्त नज़रिया है उस बारे में कि जो उन्हें जमाल खशोगी को, वो इनको कातिल समझते हैं और अमेरिका कातिल समझता है, उस बारे में भी इन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया अपने ऊपर इल्ज़ामात का। उन्होंने कहा कि जब तक किसी पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, तो ह्यूमन राइट्स का चार्टर भी यही कहता है कि उसको वो आप इनोसेंट डिक्लेयर करें या समझें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं मुझे भी नुकसान हुआ, मेरे हुकूक को नुकसान हुआ, सऊदी अरब को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा इस तरीके से। अच्छा, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात जो कुछ हैं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की, तारीख़ी ताल्लुकात का जिक्र भी किया, लेकिन साथ लगता है कि जो बाइडन साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, और उन्होंने साथ कहा भी है कि जी हमारे इसमें भी कोई टांग ना अड़ाए और ना ही हम किसी में टांग अड़ाएं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही उन्होंने एक कैटेगोरिक अंदाज में कही है, और कहा है कि जी हमने जमाल खशोगी के कातलों को सज़ा दी है, गुआंतानामो बे में किसी ने किसी के, उनके कातलों को किसी ने सज़ा नहीं दी, वगैरह वगैरह, इस तरह से बहुत सारी बातें की। उन्होंने इसराइल से मुतल्लिक भी एक बहुत ही अहम बात की, उन्होंने कहा
कि इसराइल को हमारा दुश्मन कंसिडर हम उसको नहीं करते, सिर्फ ये है कि वो जो तनाज़ा है फ़लस्तीनियों के साथ अगर उसको वो हल कर ले, ये बड़ी लिजिटिमेट बात है। मैं कहता हूँ कि इसराइल के साथ और कोई तनाज़ा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर तल्लुकात हो सकते हैं तो उनके साथ तनाज़ा तो वही है ना कि जहाँ वो फ़लस्तीन के हुकूक पामाल कर रहा है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करता है, फ़लस्तीनियों के हुकूक पामाल करता है, अगर वो उनके साथ उनकी सेटलमेंट हो जाती है तो फिर मुझे या किसी और को कोई एतराज़ नहीं है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी यही कहा है कि जनाब कि अगर इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ तनाज़ा अपना सेटल कर, हालांकि हमने देखा कि बहरैन ने और यूएई ने गालिबन उनको तस्लीम भी किया और वो उनके बहुत करीबी थे सऊदी अरब के, तो वो इस हवाले से फिर हमने ये भी सुना कि सऊदी अरब भी तस्लीम करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई वो नहीं है इनके साथ मसला, लेकिन अगर ये इसके साथ जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई है ये उस तनाजुर में है। ईरान के बारे में भी जो उन्होंने बयान दिया कि अभी जो वियना में एक मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान एक दफ़ा फिर आलमी ताकतों के साथ, मगरब के साथ, अमेरिका के साथ, वो जो 2015 वाला मुआहदा उसको जिसको ट्रंप ने उसका जो एकतरफ़ा तौर पे उसको मुअत्तल कर दिया था, वो दोबारा मुआहदा होने के करीब है और मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में शामिल हो गए हैं और वो आखिरी मराहिल में चल रहे हैं। वो वियना वाला वो जो वियना में वो जो मुआहदा वो उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये उधर भी वो चल रहे हैं। और उस मुआहदे के बारे में भी मोहम्मद बिन सलमान ने बात की है। जो उस वक्त हुआ था वो मुआहदा, उस पर इन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया था कि जी देखिए आपने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों को शामिल नहीं किया और हमारे कुछ इस पर खदशात हैं। तो इसी तरीके से वो अब भी कह रहे थे कि उनका अपना एक सिलसिला है, हो सकता है उनके अपने कौमी मफाद हों, ईरान का कुछ कौमी मफाद और हो, लेकिन ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो ये बयान देना, और अगर ये बयान उन्होंने अपने ख़ित्ते के मफाद, अपने मुल्क के मफाद, अपना सोशल मफाद, अपना रिलीजियस मफाद, अपना कौमी मफाद, इस सबको सामने रख के किया है और किसी को दोबारा कोई थ्रेट देने की कोशिश नहीं की या इस तरीके से नहीं किया, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव सूरत हाल है कि जी ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। अच्छा, ईरान भी इस दौरान बहुत अच्छी सी मतलब वो भी दूसरी तरफ भी उसी तरीके से बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये बताना कि ये 4 दौर हो चुके हैं और इसमें और ख़ास तौर पे ये कहना कि हमारी टसल होगी तो फिर शिया सुन्नी तनाज़ात बढ़ेंगे और ये मशरिक़ वस्ता में आग लगेगी। और साथ मशरिक़ वस्ता तो क्या मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में तो ज़्यादा ही लग जाती है, साथ और भी ममालिक हैं जो इसमें, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो फिर प्रॉक्सीज़ भी और ये फिर और भी कोई अजीब किस्म की जज्बाती कौम है और यहाँ पे फ़िरका वारियत और भड़क उठती है। तो हमारी दुआ है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे से करीब जाएं, एक दूसरे के साथ अमन हो, एक दूसरे के साथ इनकी तिजारत हो, ताकि किसी किस्म की बदअमनी यहाँ पे पैदा ना हो, इंतशार पैदा ना हो और किसी किस्म का कोई भी मुल्क दुश्मन, कोई भी इस्लाम दुश्मन, कोई भी अमन दुश्मन, मैं सबसे कोई भी इंसानियत दुश्मन लोग फ़ायदा ना उठाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।